हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतम कुमार। हम पढ़ रहे थे कैनेमैटिक्स। कैनेमैटिक्स में पिछले क्लास में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने डिराइव करके दिया था कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। और उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी बातें बताई थी कि ये जो इक्वेशन भले ही लगता है कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन वो एक्चुअली डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट होता है, क्योंकि उसमें टाइम 1 सेकेंड छुपा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि वहाँ पे जो n है वो ज़रूरी नहीं कि n हमेशा इंटीजर हो, वो n कुछ भी हो सकता है, राइट। वो n 1.5, 3.5, 2.5, 3.4 भी हो सकता है। मतलब आप कोई एक सेकंड की बात कर रहे हो, वो एक सेकंड कोई भी सेकंड हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 4 से लेकर 5 सेकंड हो या 5 से लेकर 6 सेकंड हो। वो हो सकता है कि 2.5 से 3.5 सेकंड हो, 1.4 से 3.4 हो, या 0.6 से लेकर 1.6 सेकंड तक हो। बस इंटरवल कितना होना चाहिए, समय की अंतराल कितनी होनी चाहिए, 1 सेकंड होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, तो उस पर कई सारे सवाल में और आगे एक्सरसाइज में है तो हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी एक नए सवाल शुरू करते हैं आज का लेसन, और उसके बाद हम बढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है और वैसे आसान भी लगता है, क्योंकि वो क्लास 9th में एक बार आ चुका होता है। ठीक है, सवाल क्या है, और मैंने फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको वेक्टर और आपको बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर ये दोनों का उचित ज्ञान आपके पास नहीं है तो मेरा यकीन करो आपको मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब बेसिकली काइनेमैटिक्स, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो इस वीडियो को तुरंत बंद करो और वापस जाओ और पिछले सारे क्लासेस फिर से रिवाइज करो जहाँ पे मैंने बताया है आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसके बाद हमारा बेसिक मैथ्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, वेक्टर। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान दें आप। एक सवाल है सिंपल सवाल, लगेगा सिंपल लेकिन होगा नहीं। ठीक है, वैसे भी फिजिक्स और जिंदगी बिल्कुल एक तरह की होती है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। कह रहा है कि बॉडी है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन है -5j, मान लो कितना एक्सेलरेशन, -5j, और उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। यह है इनिशियल वेलोसिटी और यह एक्सेलरेशन -5j कैप। अब आपसे ये सवाल पूछा हुआ है, लिखो क्वेश्चन, फाइंड टाइम। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या एक्सेलरेशन के पैरेलल है? नो, क्योंकि एक्सेलरेशन -y एक्सिस में है और वेलोसिटी क्या है, 3i प्लस 4j, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दोनों पैरेलल नहीं है। क्या दोनों एंटी पैरेलल है? नहीं। क्या दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं। अब सवाल लिखो, फाइंड टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, फाइंड टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी will be perpendicular to the acceleration। मतलब basically find time when a is perpendicular to v, when final velocity is perpendicular to v। Okay, देखो इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका होता है। एक तरीका मेरे पास बहुत आसान है, लेकिन वो मोशन इन 2 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होता है, तो मैं उसका जिक्र अभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज करोगे। इसलिए जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सुनो। सवाल हमारा ये था कि फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अगर डायग्राम से देखोगे तो एक्सेलरेशन किधर आएगा, इधर आएगा ना, है कि नहीं। ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन कितना है, -5 इंटू j। और क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी x में 3 y में j, मतलब x में 3 y में 4। तो ये कैसा जाएगा बताओ मुझे, ये जाएगा ऐसा। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन। कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ओहो, एक बात मुझे बताओ, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली यार कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन वैलिड होगा। कब का टाइम, जब एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो पहले तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा v इज इक्वल टू क्या, u प्लस a इंटू टी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। हर जगह वेक्टर का उपयोग कृपया करें क्योंकि हर जगह वेक्टर है। अब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना, 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j प्लस v इज इक्वल टू u प्लस a, बट a इज इक्वल टू क्या, -5j a इंटू क्या, t, मतलब बेसिकली -5t इंटू j। समझ रहे हो ना, -5t मैग्नीट्यूड, j कैप क्या है, -j क्या है, डायरेक्शन। अच्छा, ये वाला ये रहा हमारा फाइनल वेलोसिटी। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके कई किताबों में अलग अलग हैं। मुझे भी 1-2 तरीका और इसका मालूम है, लेकिन अभी के लिए मैं वो तरीका नहीं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 2 डायमेंशन यूज़ हो रहा है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ जैसे नॉर्मली करते हैं। एक बात याद रखना, किसी भी चैप्टर में अगर कोई पूछे
कि दो चीज़ें हैं और वो दो चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जहाँ भी दिख जाए परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पे क्या है, A इज परपेंडिकुलर टू V, तो जैसे ही A परपेंडिकुलर टू V आपको दिखाई दे, मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, एक बात तो कंफर्म है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर है और फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। तो क्या कह सकता हूं कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उस समय उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बोलो समझ में आया कि तुम चलेगा सन्नाटे में? होगा ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हमेशा होता है यार। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर वो परपेंडिकुलर है तो 0। नाउ A प्लस V, कितना सिंपल है बालक। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे जरूरी स्टेप यही करना है, A डॉट V इज इक्वल टू 0। नाउ A डॉट V इज इक्वल टू 0, A कितना बोलो, A माइनस 5 J कैप डॉट A डॉट V कितना, V ये है ना, इसको अरेंज कर लूँ क्या, देखो क्या लिखूंगा मैं, 3I कैप प्लस 4J प्लस 4 माइनस 5T, 4 माइनस 5T इंटू J, तो ये क्या आएगा, ये है 3I कैप प्लस 4 माइनस 5T J कैप इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। A डॉट V इज इक्वल टू 0, A माइनस 5J, A माइनस 5J और V कितना, ये 0। अच्छा कैसे करते हैं सॉल्व, देखो यार एक बात तो कंफर्म है कि 0 है, इसमें कुछ नहीं है, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, डॉट आता है डॉट प्रोडक्ट निकालने आपको, तो माइनस 5J, तो क्या आएगा, माइनस 5 इंटू 4 माइनस 5T इज इक्वल टू क्या, 0। पता है ना, दिस इंटू दिस मतलब क्या, इधर जाकर क्या आ जाएगा 0, ये पूरा उधर जाएगा तो 0, तो बचेगा 4 माइनस 5T इज इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली 4 इज इक्वल टू 5T, मतलब T इज इक्वल टू कितना, 4/5, तो 4/5 कितना, 0.8 सेकेंड, मतलब कितने वक्त के बाद ऐसा होगा बालक, तो ये होगा 0.8 सेकेंड के बाद। क्या बहुत डिफिकल्ट कुछ था? सिंपल वेक्टर का ज्ञान, एक जगह मैंने यूज़ किया काइनेमेटिक इक्वेशन और दूसरा जगह मैंने यूज़ किया वेक्टर, और इस तरह से हमारा आंसर 0.8 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत भी होती है, आसानी भी होती है और मज़ा भी आता है, मतलब इसमें सब होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि इसके बहुत सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई थी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की आप बात करो, कंसिडर करो बालक, अभी तक आपने क्या देखा, मान लीजिए कि आपने एक बॉडी को छत से नीचे गिरा दिया, गिराने को बोलते हैं ड्रॉपिंग। तो जहाँ भी ड्रॉप वाला केस है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड, इन दोनों बातों का मतलब सेम होता है, या तो ड्रॉप किया जाए या तो रिलीज किया जाए। इन दोनों ही केसेस में इनिशियल वेलोसिटी 0। मतलब क्या किया, बॉडी को गिराया, अगर बॉडी को गिराया है जैसे कि यहाँ पे है, तो इसको अगर ऐसे गिराया तो ऐसे गिराया गया, गिराया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था इसका, ऐसे क्या है इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। तो देखा कि अगर इसको गिराया गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये बॉडी नीचे क्यों आएगा बताओ, नीचे ऑब्वियसली इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस नीचे काम कर रहे हैं, ग्रेविटी धरती माँ का प्यार इसे नीचे खींच रहा है अपनी तरफ। ओके, अगर इसी के कंपैरिजन में मतलब ये गिरेगा नीचे और यहाँ पे जब आएगा तो इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि धरती माँ का प्यार इसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसी केस में अगर मान लीजिए कि एक बॉडी को हमने ऊपर फेंका, यू स्पीड से ऊपर फेंका, तो ऊपर जाता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ता है कम होता है। बताओ, अगर इसको मान लो कि मैंने यहाँ से ऊपर फेंका तो ऊपर जाते समय स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे देखो एक पल के लिए रुका है, रुक गया वहाँ, तो जब वहाँ रुका मतलब क्या हुआ, जब नीचे गिरा तो गिरने के लिए मतलब एक जगह रुका होगा तो वो हाईएस्ट पॉइंट होगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। मतलब वेलोसिटी दो जगह 0, अगर कोई रिलीज किया जाए बॉडी को तो उस समय 0, किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए उस समय 0। समझ में आई कि नहीं? और इसके बाद फिर क्या होगा, ये फिर नीचे ऐसे बढ़ते फिर से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। करेक्ट है। चलो एक दो बातें मेरी बात ध्यान से सुनना। मोशन अंडर ग्रेविटी में ना दो बातें बहुत जरूरी है। अगर ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो अगर ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल है, करेक्ट है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन के पैरेलल है या तो इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल है, मतलब या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल।
इन दोनों केस में पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ बॉडी इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्या तुम सन्नाटे में चले गए? अरे सिंपल सी बात है ना भाई, अगर देखो धरती माँ का प्यार ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होगा। अगर तुम इसको ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा सीधा रास्ता से, अगर तुम इसको नीचे फेंकोगे तो भी सीधा आएगा। मतलब जब नीचे फेंक रहे हो या नीचे गिरा रहे हो तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल, और जब तुम इसको ऊपर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, एंटी पैरेलल। तो जब एंटी पैरेलल होगा तो पाथ हमेशा क्या होगा चंपकलाल? पाथ हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन। प्रेम से बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। बोलो सुन, अब सुनो, लेकिन अगर u एक्सेलरेशन के पैरेलल नहीं है, मतलब उन दोनों में कोई एंगल है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0 एंड 180। अगर दोनों के पैरेलल नहीं है, मतलब अगर एंटी पैरेलल भी नहीं, कुछ और एंगल है 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45, 60, 90 कुछ भी है, तो याद रखना पाथ ऑफ बॉडी इज पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। क्या समझे? मतलब अगर कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक दिया जाए तो वह स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाएगा, एक पल के लिए रुकेगा, फिर नीचे आ जाएगा। अगर इसको मान लो कि ऊपर से नीचे गिराया तो सीधा नीचे आएगा स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि, ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है? जी बोलते हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को। जी क्या होता है, वैल्यू कितना, बच्चे को सब पता होता है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा। मान लो एक बॉडी को ना ऐसे फेंका, u एट एन एंगल थीटा, करेक्ट है, u एट एन एंगल थीटा, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये अगर u, और देखो u अभी g नीचे है, g मतलब क्या? एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी उधर है, तो बॉडी क्या होगा? ऐसे जाएगा और ये पैराबोला आएगा। करेक्ट है? ऐसा नहीं तरह। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप मुझे बताओ। यहाँ आज कैमरा मैन वाले भैया को मैं दौड़ाऊंगा, फील्डिंग कराऊंगा, इधर आओ। जैसे कि मान लो ये कैमरा मैन वाले भैया, अब मैंने क्या किया, अगर मैंने इसको सिंपली ऊपर से नीचे फेंका तो स्ट्रेट लाइन, अगर मैं नीचे से ऊपर फेंका फिर भी स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों केस में या तो पैरेलल था या तो एंटी पैरेलल। अगर लेकिन मैंने इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पूरे रूम में इनफैक्ट हर जगह नीचे रहता है वर्टिकल डाउनवर्ड, अगर मैंने इसको थीटा से फेंका, देखो कैच करो भाई, तो इसका पाथ तुम्हें कैसा दिखा? वापस मुझे फेंको वैसे ही, देखो पाथ। दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो भाई? पाथ कैसा देखा? जब मैंने फेंका तो कैमरा मैन और भैया के पास ऐसे गया, और इस भैया से मेरे पास कैसे आया? ऐसे आया। तो दोनों के सेम पाथ क्या है? पैराबोला है। ठीक है, धन्यवाद। अब सुनो, मतलब दोनों ही केसेस में क्या था? दोनों ही केस में पाथ कैसा था? पैराबोला। मतलब ये ऐसे आया और ये फिर ऐसे गया। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पे ना 0 है और ना ही 180 है। इन दोनों में कोई भी एंगल रहेगा तो हमेशा पाथ कैसा होने वाला है? पैराबोला। ठीक है, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं धरती माँ के बारे में। एक बात मुझे बताओ, ये है धरती माँ, मदर अर्थ, और ये बॉडी जो भी नीचे आता है वो बिकॉज आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। कंसीडर करो इसका मास m है और रेडियस ऑफ अर्थ r है, रेडियस ऑफ अर्थ r m। जो भी होगा हर जगह हम बॉडी कैसा लेते हैं, धरती माँ का शेप जो है वो कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है, रेडियस ऑफ मास। तो अब जैसे कि मान लो एक बॉडी यहाँ पे है, कहाँ पे? ये छोटा सा बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, तो उसकी दूरी अर्थ के सेंटर से कितना होगा? r। अपन को पता है कि हमेशा जितने भी बॉडी अर्थ के सरफेसेस पे हैं या अर्थ के सरफेसेस से नज़दीक, वो सब के सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती माँ से बंधे हुए हैं। धरती माँ का प्यार उन पे महसूस होता है और उस प्यार का वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो वैल्यू है Gmm/r²। पता है ना आपको? Gm1 m2/r², वही है भाई। m मास ऑफ अर्थ, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। बरोबर आएगा? ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो g का वैल्यू पता है कितना है? एक्चुअली g का वैल्यू तुम्हें मालूम है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। करेक्ट है, ये वैल्यू होता है। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू है 6.4 10⁻6 मीटर्स, मतलब बेसिकली 6400 किलोमीटर। इसको आप ऐसे भी लिखते हो कि ये वैल्यू है 6400 किलोमीटर्स। अब मेरी बात सुनो,
ये सारा वैल्यू अगर पुट करोगे ना तो इसमें देखो फोर्स होता है क्या है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका जिक्र ऑलरेडी क्लास 9th में न्यूटन साहब ने किया था। ये एफ है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसमें ये जो वैल्यू है ना ये है कांस्टेंट। कैसे? जी का वैल्यू कांस्टेंट, m का वैल्यू कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू भी कांस्टेंट दिया हुआ है। इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसको बोलते हैं? जी एम बाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 11th में एक नया चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, वहां सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये है g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी का वैल्यू हमें मालूम है 6.67 10 का पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू पावर कितना 24 kg, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 का पावर 6 का स्क्वायर। ये सारा वैल्यू अगर आप पुट करोगे ना तो यहाँ से अगर सारा वैल्यू पुट करोगे तो ये अप्रैक्सीमेटली आता है एग्जैक्टली आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख लेते हैं। वैसे अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको लिखना चाहिए 9.8 ही, बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप नियरली 10 भी ले सकते हो। तो कई बार लोग पूछते भी है कि सर जी आप जो जी का वैल्यू है सर वो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है? जी का वैल्यू एक्चुअली देखो ये क्या है ना, सुनो, ये धरती माँ, इनके पास मास है, इस मास की वजह से कोई भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसको अपनी तरफ खींचेंगी, जो अपनी तरफ खींचेंगी तो उसका फोर्स क्या होगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हम मान सकते हैं कितना पॉइंट मास कहाँ रखा हुआ है सेंटर पे। अब मास ऑफ अर्थ m, मास ऑफ बॉडी m, स्मॉल m, दोनों के बीच की दूरी r, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्लास 9th में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन में ये मास m और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना जी एम बाई आर स्क्वायर, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी का जी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर, ये तीनों का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो सारा वैल्यू पुट करके निकाल कितना निकला? जी का वैल्यू 9.8 या अप्रोक्सीमेटली कितना 10। तो वो 10 वहां से आया है, ऐसे 10 अचानक नहीं होता है, ठीक है। ये जी हमेशा धरती माँ का प्यार कहाँ लगेगा? जैसे कि मान लो कि एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, क्या फर्क पड़ता है? सबका सबको धरती माँ किधर खींचेंगी बताओ? अपने किधर? अपने सरफेस की तरफ। एक्चुअली बहुत बार मुझे बचपन में डाउट होता था, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को बचपन डाउट होता ही है कि अपन को मालूम है कि दुनिया गोल है, तो हम तो यहाँ हैं, तो हम तो अपने आप को सीधे देख रहे हैं। तो हमें ऐसा डाउट होता था कि जब ये बंदा यहाँ है और ये नीचे लग रहा है इस पर फोर्स, तो हम तो नीचे खड़े सीधे खड़े हैं, तो जो ये बंदा इधर होगा, क्योंकि मालूम है कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो 7 समंदर पार होते हैं, तो जो बंदा यहाँ अमेरिका में है, हमें ऐसा फील होता था कि वो तो स्लिप करके नीचे गिर जाएगा। क्या तुम्हें डाउट हुआ था कभी बचपन में? ऐसा नहीं है। जब इस पे फोर्स धरती की वजह से नीचे लगेगा तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा और ये इसके लिए सेंटर की तरफ होगा। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है वो सेंटर की तरफ होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी को, चाहे वो किसी भी देश में हो, उसको अपनी तरफ बांध के रखती है। बांध के रखती है मतलब, तो ये जो बंदा है ना, ये एक्चुअली ऐसे खड़ा है, इसके लिए तुम्हारे लिए लग रहा है कि उल्टा खड़ा है, लेकिन ये इसके लिए वही सीधा है। मतलब इसके लिए ये नीचे है और ये ऊपर है। आ रही बात समझ में? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रेविटेशन में जब पढ़ाऊंगा तो समझ लेना। मेरे को बहुत डाउट हुआ था कि ये बंदा लटका हुआ होगा फिर गिर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बंदा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह टंगा हुआ रहता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह कहाँ लगती है? टुवर्ड द सेंटर। मतलब कोई बंदा यहाँ भी होगा ना, यहाँ बंदा होगा तो इससे फोर्स लगेगा इसके नीचे की तरफ, टुवर्ड द सेंटर। अगर यहाँ होगा तो इससे भी किधर लगेगा? टुवर्ड द सेंटर। इसके लिए ये नीचे है और ये ऊपर है, इसके लिए ये नीचे है और ये ऊपर है, इसके लिए ये नीचे ये ऊपर। तो नीचे ऊपर जो वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड कॉन्सेप्ट है ना, वो हर बंदे के अलग अलग होता है, ठीक है। चलो, हमें दुनिया कभी गोल दिखाई कभी नहीं दी, इसलिए हम इन बातों का जिक्र अभी नहीं करेंगे। कुछ और अगर डाउट्स होंगे भी तो वो ग्रेविटेशन में मुझे उम्मीद है कि कवर हो जाएंगे। अच्छा जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा एक बात बताओ, चाहे बॉडी को ऊपर फेंका यहाँ पे या बॉडी को ऊपर से नीचे बस ड्रॉप किया, दोनों ही केस में फाइनली बॉडी कहाँ को आया? दोनों देखो, अगर नीचे से ऊपर से गिराओगे टिचुक तो नीचे आएगा, अगर नीचे से फेंकोगे तो भी वो ऊपर वापस नीचे ही आएगा ना। तो हर केस में जी नीचे क्यों आ रहा है?
तो हर केस में जी नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। आई बात समझ में? मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए हमेशा जी का वैल्यू क्या आएगा? नीचे। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब ऊपर फेंकोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर होगा और जब नीचे फेंकोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी क्या है? जी एक्सेलरेशन है। जी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यही रीजन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आज के बाद मैं हमेशा नेगेटिव लूंगा। क्यों हमेशा नेगेटिव लूंगा? इसका वजह यह है कि चाहे बॉडी को तुम ऊपर फेंको या फिर बॉडी को नीचे फेंको, वो हमेशा नीचे ही को ही आएगी। तो नीचे को हमेशा क्यों आई? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा हर केस में क्या होगा बच्चे? नेगेटिव आएगा, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्या हर बॉडी के लिए सेम है? हाँ, क्योंकि देखो जैसे कि ये एम है, ये एम क्या था? ये था मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं हूँ, पत्थर है, पहाड़ है, ये सब अश्विन है, तो जो भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो अलग अलग होगा। तो तुम, हाँ ये अलग बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि देखो इसका वैल्यू मैंने क्या लिया था? जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वैल्यू मैंने लिखा जी और वहां था एम, मतलब फोर्स नीचे क्या लग रहा होगा? एम जी। आपको पता भी है ना वेट बराबर क्या होता है? एम जी होता है। मतलब हमेशा वेट का वैल्यू एम जी नीचे लगेगा। हर बॉडी पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से अलग अलग होगा। इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि हर बॉडी का मास अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग नहीं होगा कि जी का वैल्यू अलग अलग है। जी हर बॉडी के लिए सेम होगा, चाहे बॉडी हल्का रहे, भारी रहे, पत्थर रहे, पहाड़ रहे, आदमी रहे, पानी रहे, कुछ भी रहे, झरना रहे, शाम रहे, सुबह रहे, कुछ भी रहे, जी का वैल्यू हर बॉडी के लिए सेम है। जी ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? देखो बच्चा ये बोलता है कि, बच्चा कई बार मुझसे पूछा है कि सर आपने बोला कि जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमेशा 10 होता है और ये मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपने फॉर्मूला में मास लिखा हुआ है। अरे भाई वो जो मास है ना जी एम बाई आर स्क्वायर, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, धरती माँ का मास है। धरती माँ का मास हर किसी के लिए सेम ही होता है ना। क्या तुम धरती पर रहते हो क्या कि तुम्हारे लिए मास बदल जाएगा? एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ क्या? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ना कि मास ऑफ धरती माँ। चलो आई बात समझ में? अब एक सवाल ये है कि मैंने आपको यहां पे इस बात का जिक्र करा कि आजकल मैं उर्दू शायरी बहुत पढ़ रहा हूं। एक बात तो कंफर्म है कि यहां पे जी का जो वैल्यू है वो हर बॉडी के लिए सेम है। हर बॉडी सेम मतलब हल्का रहेगा, भारी रहेगा, कुछ भी रहेगा, सबके लिए जी सेम है, क्योंकि जी यूनिवर्सल कांस्टेंट आ रहा है यहां इस केस में जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर जी सेम है तो फिर एक्सेलरेशन सेम है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि एक हाथ में पत्थर रखे, दूसरे हाथ में कबूतर का पंख रखे? वो कबूतर याद है तुमको? जा कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया, हाँ वही वाली। अब यहाँ पे एक पत्थर और यहाँ पंख है, कबूतर का पंख। क्या ऐसा होता है अगर जी दोनों पे सेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है, दोनों पे अर्थ का ही फोर्स लग रहा है, किसी और का फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक पत्थर और एक पंख अगर दोनों को तुम एक साथ रिलीज करोगे तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? अगर दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे पहुंचती है, जबकि पहुंचना चाहिए था क्यों जी सेम है? इसका रीजन ये है, यस दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचेगी, लेकिन नहीं पहुंचती है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर रेजिस्टेंस होता है, हवाओं का फ्रिक्शन होता है, हवाएं बहती हैं इसलिए होता है। अगर एग्जैक्टली हवा और ग्रेविटेशनल अर्थ का प्रेशर, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर एयर का रेजिस्टेंस या एयर का फ्रिक्शन अगर ये सच में गैप कर दिया जाए तो दोनों पक्का सेम टाइम पे ही गिरेंगे। जितना टाइम एक पत्थर को, जिस हाइट, अगर सेम हाइट पे है तो जितना टाइम इस पत्थर को ज़मीन पे आने में लगेगा उतना ही टाइम इस पंख को भी ज़मीन पे आने पे लगेगा। कुछ दिन पहले एक बहुत व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि एक मशीन के द्वारा एक रूम को सच में वैक्यूम क्रिएट किया गया, वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हटाया गया। तो सच में ये वीडियो था, दिखाया गया था कि एक पंख और एक पत्थर, एक बॉल था उस केस में, बड़ा सा फुटबॉल था, वो दोनों सेम टाइम पे ही अर्थ पे स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि जी का वैल्यू दोनों के लिए क्या है? सेम है। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट सोलिडली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ ओनली। ठीक है, जी का वैल्यू हर किस में, हर जगह, हर बार कितना लोगे? 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी हमेशा किधर लगेगा? नीचे लगेगा।
तुम राइट को बॉल फेंको, ऊपर फेंको, नीचे फेंको, उधर फेंको, पाकिस्तान में फेंको, जिधर भी फेंकोगे जी हमेशा क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसलिए मैं हर केस में हर जगह जी का वैल्यू नेगेटिव लिखूंगा, क्योंकि मैंने मान लिया कि नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर केस में कहाँ लग रहा है मेरा, नीचे। आ रही बात समझ में? कोई तकलीफ किसी को भी? दो ही पाथ हो सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने में दो ही पाथ पॉसिबल है। अगर वेलोसिटी ए के पैरेलल है या एंटी पैरेलल तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर ये दोनों किसी और एंगल पे होगा तो पाथ पैराबोला आएगा। लेकिन ये दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। बोल मोहनलाल, समझा क्या? कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं, इतना लिखो यार बालक। तो अभी मैंने आपको बताया। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो हर किसी के लिए सेम है ना? अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब बेसिकली क्या एक्सेलरेशन? अरे है, ग्रेविटी की वजह से किसी के है तो एक्सेलरेशन ना, और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो सारे के सारे काइनेमेटिक इक्वेशन वैलिड है, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन तीनों, चाहे v = u + at, s = t + ½ at² v² is u² + 2as, ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन कब लागू होते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी कांस्टेंट है। मतलब सीधे का सीधा सारा काइनेमेटिक इक्वेशन हमारा इसमें वैलिड होगा। तो केसेस वाइज में बता देता हूं कि सॉल्व कैसे करना है। ध्यान से सुनो। कहानी ऐसी है कि मान लो इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। पहला केस, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, ऊपर बॉडी को फेंका तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। और ये कोई ऐसे सवाल नहीं है, लेकिन जितने भी सवाल होंगे ना वो मुझे उम्मीद है इसी टाइप में होंगे। तो अगर बेसिक आपको समझ में आ गया ना तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान देना बच्चे। मान लो कि एक हमारे पास से बॉल है, करेक्ट, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, अगर ये बॉडी, ये बॉल मान लीजिए साहब कि u स्पीड से ऊपर फेंका गया। बच्चे एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे अगर एक बॉडी को हमने u स्पीड से फेंका तो u स्पीड से फेंकने के बाद क्या हुआ? देखो बॉडी तो ऊपर गई, लेकिन धरती माँ का प्यार तो नीचे खींच रहा है इसको, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। इसलिए मैंने बोला कि जी का वैल्यू कम। तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, है कि नहीं? और यहाँ जाने के बाद जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगा वहाँ पे v क्या आ जाएगा? 0। और ये v 0 होने के बाद ये बॉडी जो है वापस नीचे आएगी, वापस नीचे आएगी। ठीक है, आने दो। अब मैं तुमसे कुछ जो जरूरी सवाल पूछता हूँ, सुनो। मान लो t टाइम के बाद बॉडी यहाँ थी, सुनो मेरी बात ध्यान से। t टाइम के बाद बॉडी कहाँ थी? यहाँ थी। इसका टोटल हाइट बच्चे जो है वो है कैपिटल H, करेक्ट है? टोटल हाइट कितना है? मतलब हमें ये मानना है कि बॉडी जो है कैपिटल H हाइट तक ऊपर गई है। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ बॉडी पहुंची, मान लो कि एक टाइम के बॉडी यहाँ थी, यहाँ पे कोई उसका स्पीड v था, ठीक है? यहाँ v 0 नहीं होगा, पता है ना तुम्हें? ठीक है, यहाँ पे v 0 होगा। देखो हमेशा रहना कि हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा बॉडी जहाँ से पलटी है तो पलटने के लिए एक पल के लिए रुकना जरूरी है, मैंने कई बार कहा है। तो पलटने के लिए एक पल के लिए रुकना जरूरी है। इसका मतलब कि जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो जहाँ से भी पलटेगी वहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? स्पीड 0। नाउ ठीक है, आफ्टर टाइम t, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। तो क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? हाँ। क्यों है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर बार, हर जगह, हर कहीं कहाँ है? -g है, और वो किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। चलो एक बात मुझे बताओ, नाउ अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जैसे कि सोचो कि एक टाइम t के बाद, टाइम t मान लो कि यहाँ जाने में टाइम t लगा, तो पहला इक्वेशन क्या लिखोगे? बोलो। फाइनल स्पीड v = u। देखो v और u दोनों पॉजिटिव है, समझ रहे हो ना बच्चा? देखो यहाँ पे v वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी एक वेक्टर है। वेक्टर है तो तुम्हें वहाँ पे पुट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ साइन। तो v और u दोनों पॉजिटिव है क्योंकि बॉडी को ऊपर गया है वो, तो यहाँ भी ऊपर है तो पॉजिटिव। अगर यही नीचे होता, नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? अगर नीचे आ रहा होता तो -v। तो v = u + at, बट a की जगह पे क्या लिखूँ मैं? -g × t। ये है हमारा पहला काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u। फाइन। चलो अब अगर इसी बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या होगा? मान लो कि यहाँ से यहाँ जब गया t टाइम के बाद, जब इसका स्पीड v था तो t टाइम के बाद मान लो इसका हाइट h है। कितना ऊपर गया है? h।
तो h मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसको हमें साइन के साथ लिखना होगा, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट h s इज इक्वल टू u पॉजिटिव, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसके जगह पे क्या, माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये हुआ तुम्हारा दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, यहाँ पे स्पीड v है, यहाँ पे स्पीड 0, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a, a इज इक्वल टू क्या, माइनस g, एंड h इज इक्वल टू क्या, प्लस h। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। किसी को तकलीफ है, किसी को बताओ। तो यहाँ पे जो तीन बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं वो क्या आएगा, ये तीनों इक्वेशन आएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से काइनेमेटिक इक्वेशन लागू होता है। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ 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 और यहाँ, ये सब के सब जगह पे आपको यूज करना है, जो भी वैल्यूज आप यूज करोगे वो सब के सब यूज करोगे आप विथ साइन। क्या यूज करोगे आप, विथ साइन। नाउ एक बात मुझे बताओ, एट हाईएस्ट पॉइंट जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे था, एट हाईएस्ट पॉइंट मैंने बोला कि पलटने के लिए एक पल के लिए रुकना जरूरी है, और वो रुका यहाँ है। मान लो कि यहाँ से यहाँ जाने में वक्त लगा t1 और यहाँ से वापस नीचे गिरने में टाइम लगा t2। तो आप मुझे बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे ये तो कंफर्म है कि फाइनल स्पीड 0 होगा, हाँ। उसके बाद v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, जी इंटू टी, बट टी कितना, 0। आई बात समझ में, फाइनल वेलोसिटी है ना। मैंने कहाँ लिया, इनिशियल मेरा ये और फाइनल मेरा ये। इसके पहले क्या था, इनिशियल मेरा ये और फाइनल ये, क्या, क्योंकि मुझे इक्वेशंस लिखने थे तीनों इसके लिए, फाइन। तो इनिशियल जहां से फेंका और फाइनल जहां पे गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, हाँ। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू माइनस जी टी 1 इज इक्वल टू 0। तो बोलो मोहनलाल क्या होगा रे चंपक, लिख दूं कि बड़े प्यार से t1 इज इक्वल टू क्या, u बाई जी। ओके, मतलब किसी बॉडी को अगर आप u स्पीड से फेंकते हो तो मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने में वक्त लगता है u बाई जी सेकेंड। अगर u का वैल्यू आप ज़्यादा करोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल रफ्तार आपकी ज़्यादा होगी, अगर मान लीजिए कि आप बहुत कम स्पीड से फेंके तो क्या होगा, तुरंत पहुंच जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। अगर ज़्यादा स्पीड से फेंको तो ज़्यादा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा ना, तो वक्त क्या लगेगा, ज़्यादा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, यहाँ पे इनिशियल u फाइनल 0, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जाते वक्त इनिशियल u फाइनल 0, आते वक्त इनिशियल 0 और सब कुछ सेम है, एक्सेलरेशन भी वही है जो जाते वक्त था, तो आएगा भी तो उतना ही स्पीड में। न रे भाई, समझा कि नहीं समझा, क्योंकि एक्सेलरेशन जाते वक्त और आते वक्त दोनों सेम है, मतलब एक्सेलरेशन सेम है, इनिशियल फाइनल सेम ही होना चाहिए। मतलब अगर कोई बॉडी u स्पीड से फेंका तो जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे उसकी रफ्तार कम होती गई। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर। जब भी ऐसा होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का एंटी पैरेलल, तो जब भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो उस केस में क्या होता है, रफ्तार कम होती है, और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो रफ्तार क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ से यहाँ 0 और फिर जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जितना कम हुआ ऊपर जाते समय उतना ही बढ़ जाएगा नीचे आते समय। मतलब ये दोनों क्या होगा, दोनों होगा बिल्कुल सेम। जितने रफ्तार से कोई बॉडी ऊपर जाती है उतनी ही रफ्तार से वो बॉडी नीचे गिरती है। इस बात का ध्यान होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। t1 इज इक्वल टू यू बाई जी। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब क्या ऐसे बोल दूं कि t2 ये भी आएगा u बाई जी। क्यों, जितना टाइम लगा उसको ऊपर जाने में उतना टाइम लगेगा नीचे आने में। जाते वक्त इनिशियल u फाइनल 0, आते वक्त इनिशियल 0 फाइनल u। इसका मतलब है कि कैपिटल T कितना, एंड कैपिटल T इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u बाई जी। मतलब कितने देर के बाद ये वापस हवा में आ जाए, वापस में हवा में जाकर फिर से वापस ज़मीन पे आ जाएगा, तो आंसर है कितना, 2u बाई जी। इस बात को मेरे प्यारे बच्चों रट लो। क्या
क्या करो, रट लो। अगर किसी बॉडी को हमने u स्पीड से ऊपर फेंका तो वापस वो 2u/g टाइम के बाद वापस धरती पे आ जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से, हर बार तेरा चेहरा, हर बार तेरी आंखें। फाइनल स्पीड कितना, v² माइनस u²। क्या था, v² माइनस u² इज माइनस 2gh। सही है, इक्वेशन था ना ये वाला, या उसको उल्टा ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। एट हाईएस्ट पॉइंट, एक बात तो कंफर्म है कि हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या हो गया, v0। यस, एक पल के लिए रुका है वो। जिस समय v इज इक्वल टू 0 तो h इज इक्वल टू क्या, कैपिटल H, क्योंकि जब रुका है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर में, मैक्सिमम हाइट कितना है इसका, h, इसके बाद गया नहीं है, तो ये हुआ इसका मैक्सिमम हाइट। और अगर इसका h मैक्सिमम हाइट है, इतना तो कंफर्म है कि 0² माइनस u² इज इक्वल टू माइनस 2gh, बट h कौन सा, ये वाला। इसका मतलब है कि h विल बी नथिंग बट u²/2g। समझा, मतलब h कितना होगा, u²/2g। ये दोनों फार्मूला आपके लिए अति आवश्यक है कि किसी भी बॉडी को अगर आपने u स्पीड से फेंका तो मैक्सिमम हाइट जाने के बाद स्पीड 0 हो जाता है एक पल के लिए। जितना स्पीड से बॉडी को हम फेंकते हैं वापस उतना ही स्पीड से बॉडी गिरती है, और जाने में टाइम u/g, आने में टाइम u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। और अगर u स्पीड से फेंका तो मैक्सिमम हाइट जो जाएगी वो कितना होगा, u²/2g। ये सारे वैल्यूज़ आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से रट लो, ये बहुत काम का है। और याद रखो, जाते समय आते समय दोनों जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, दोनों जगह फोर्सेस बॉडी पे सेम लग रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा बॉडी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्री क्या का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो यार। एक बात मुझे बताओ, जैसे कि मान लो एक बॉल है, ये कुछ स्पीड से फेंका, ये ऊपर गया और वापस नीचे आया। जब नीचे आएगा तो जितना जाते समय इसकी रफ्तार कम हो गई थी, वापस आते समय उतना ही इसकी रफ्तार बढ़ गई होगी। मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको दिख सके कि ऐसे गया है, वैसे ऐसे आता नहीं है, वो सीधे जाकर ऊपर आता है नीचे। अगर मान लो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है, मेरी बात ध्यान सुना क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने बोला कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है, मतलब 3 सेकेंड जाने में लगेगा और फिर इसको 3 सेकेंड आने में लगेगा, मतलब ये 3 सेकेंड के बाद अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। क्या कहते हो, है कि नहीं, 3 सेकेंड के बाद ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो अगर ऐसा होगा तो सुनो, जहां पे ये 1 सेकेंड पे होगा वहीं पे वापस आते समय 5 सेकेंड पे होगा। नहीं आया समझ में, पूरा सिमेट्रिक है ना, जैसे जैसे ऊपर कम होता जाता है वैसे ही आते समय उतना बढ़ते जाता है। तो जितना ये कम हुआ उतना ही इतना में बढ़ जाएगा। मतलब अगर 1 सेकेंड पे था यहाँ तो 5 सेकेंड पे भी वही होगा, अगर 2 सेकेंड पे था यहाँ तो अगला चौथे सेकेंड पे भी इतना ही होगा। मतलब अगर इन दोनों का एडिशन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है तो दोनों जो बॉल्स हैं, एक बॉल जो है वो दोनों जगह पे सेम डिस्टेंस पे होगा या सेम टाइम पे होगा। मतलब 1 + 5 6 दोनों का डिस्टेंस सेम, 2 + 4 6 दोनों का डिस्टेंस सेम, 3 + 3 एट हाईएस्ट पॉइंट दोनों का डिस्टेंस सेम, 2.5 और इधर से 3.5, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 2.5, अगर मान लो कि यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे कितना है 3.5, दोनों सेम हाइट पे होगा। मतलब अगर दो टाइम को तुम ऐड करते हो और उन दोनों टाइम को ऐड करने के बाद अगर वो टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है तो उन दोनों टाइम पे बॉडी सेम हाइट पे होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई परेशानी किसी को भी। और एक बात और सुनो, बहुत सारे बच्चे, ये बात तो कंफर्म है कि किसी बॉडी को अगर ज़्यादा जोर से फेंकोगे तो ज़्यादा ऊपर जाएगा। देखो इतना ऊपर गया, अगर मैं धीरे फेंका तो इतना ही जाएगा। तो ज़्यादा जोर से फेंकने पे ऊपर गया ज़्यादा, और ज़्यादा नीचे धीरे फेंका तो इसका मतलब है कि स्पीड कितना फेंके हो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। सही बात है, लेकिन ये h जो है u का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। नहीं, देखो 2g तो कांस्टेंट है, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h1/h2 इज इक्वल टू u1²/u2²। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि अगर आपने फेंकने की रफ्तार 2 से 4 करी, मतलब अगर आप बॉडी को फेंकने की रफ्तार आपने 2 से 4 किया है,
मतलब अगर आपने स्पीड इनिशियल थ्रो करने का स्पीड अगर बढ़ाया है तो आपका हाइट बढ़ेगा, लेकिन वो हाइट डबल नहीं होगा, वो हाइट डबल नहीं होगा, वो हाइट मल्टीपल टाइम्स, कितना टाइम्स बढ़ेगा, डबल नहीं, तो 2 से 4 नहीं होगा, वो कहां आ जाएगा, 4 टाइम्स आएगा। ये 2 टाइम्स बढ़ा स्पीड तो हाइट उसका 4 टाइम्स बढ़े। सिमिलरली अगर स्पीड मान लो कि 3 टाइम्स बढ़ा, तो स्पीड 3 टाइम्स अगर बढ़ा तो हाइट 3 टाइम्स नहीं बढ़ेगी, हाइट 9 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक बात और देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u/g। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारा 2u/g, इसका मतलब है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, तो t1/t2 इज इक्वल टू u1/u2। हाँ, लेकिन अगर स्पीड आपने डबल करा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, डबल ही होगा। क्यों, इसमें रिलेशन लीनियर है, उसमें स्क्वायर जो है उसमें रिलेशन क्या है, वो स्क्वायर पे वैरी कर रहा है, मतलब वहाँ पे रिलेशन क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है, लीनियर है। तो मुझे लगता है कि ऊपर फेंकने की सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यही सारी बातें हैं। और इन बातों को याद नहीं रखो, रटो मत, कॉन्सेप्ट समझो। मेरा यकीन करो इसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं था, इनमें से मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैंने बस कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर है कि हाँ ऐसे होता है, ऊपर जाएगा तो कम होगा, नीचे आएगा तो ऐसे ही बढ़ते रहेगा, और उसके बेसिस पे मैंने सब कुछ लिख दिया। ये फिजिक्स ना रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, काइनेमेटिक इक्वेशन वैलिड है, काइनेमेटिक इक्वेशन में चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आ रही बात समझ में? ठीक है, इतना लिख डालो। वेल बालक एक काम करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हमने क्या किया, अभी मैंने बॉडी को ऊपर फेंका और जब फेंका तो नीचे गिरा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकोगे तो नीचे आती ज़रूर है, राइट। और इसलिए शायद कहते भी हैं कर्मा इज़ अ बिच, आप जो भी करोगे वो सब आपको फल मिलेगा ही। ठीक है, अब एक काम करो, कंसिडर करो कि एक बॉडी जो है वो ऊपर थी और इसको ड्रॉप किया है। क्या किया, द बॉडी इज ड्रॉप्ड। जब भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसका इनिशियल रफ्तार 0 होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली एक सर्टेन स्पीड से या सर्टेन वेलोसिटी से ये धरती माँ को स्ट्राइक करेगा, ये ग्राउंड है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे पहले लिया था वैसे ही अभी मानते हैं कि ये हमारा जो मैक्सिमम रफ्तार है वो मान लो कि कैपिटल H है, आई मीन मैक्सिमम जो हाइट है वो है कैपिटल H। यार एक बात तो कंफर्म है, तुम मुझे खुद बताओ, जैसे जैसे ये बॉडी, ये बॉल नीचे गिरता जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? सोचो, ऑब्वियसली देखते हैं ना, अगर तुम सोचो अगर यहाँ से अगर गिराओगे तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नीचे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, नीचे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में आएगा तो ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी विल बी मोर देन इनिशियल। फाइन, अपन क्या करते हैं, इस टाइम की बात करते हैं जब टाइम t सेकेंड बीत चुका है और ये धीरे धीरे नीचे गिरने वाला है। मान लीजिए कि इसका यहाँ पे स्पीड जो है वो v है, यहाँ पे स्पीड है v। तो आप बताओ बच्चों, अगर मैं यूज़ करना चाहूँ इसके लिए, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करके कि हम कैसे निकालेंगे। यार एक बात मुझे बताओ, अगर इसी बॉडी को यहाँ पे जब पहुँचा था, जब रफ्तार इसकी v थी, तो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन फाइनल स्पीड v बट v विल बी निगेटिव। क्यों भाई? क्यों? नीचे गिर रहा है। अच्छा देखते हैं कि निगेटिव आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अपन पहले मान लो कि हमें पहले नहीं मालूम, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि निगेटिव आएगा या नहीं आएगा, नहीं मालूम। तो v इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है, u प्लस at। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि v फाइनल, याद रखना हमेशा v वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी 0, यस, a कितना माइनस g इंटू टी। देखो आया ना, मैंने बोला था निगेटिव आएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी टी। क्यों निगेटिव आया? क्योंकि वो बॉडी गिर किधर रही है, वो बॉडी नीचे गिर रही है। तो जैसे ही बॉडी नीचे गिरेगी ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी नीचे होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर जगह हर बार क्या लिया है कि नीचे हमारा निगेटिव, ऊपर हमारा पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, इसलिए जी हमेशा निगेटिव। फाइन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे और मिलेगा गिरने के लिए, वैसे वैसे इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सही बात है, देखो v इज इक्वल टू माइनस जी टी, टी बढ़ाओगे तो v क्या होगा, बढ़ना ही है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा स्पीड बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक बात और करते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड से बताओ ये बॉल कहाँ पे गिरेगा?
आई मीन कहाँ पे, कितने टाइम के बाद रहेगा? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्पीड से कब होगा? जब ये फाइनल स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तो वो टी कौन सा होगा? वो टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो वो फाइनल स्पीड से ना मैक्सिमम स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो आप लिख सकते हो कि वी मैक्सिमम, या फिर इसको मैं लिख रहा हूँ वी फाइनल इज इक्वल टू माइनस जी इंटू क्या? टी, वेयर टी इज वॉट? वेयर टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यार एक बात मुझे बताओ, ये था पहला इक्वेशन, अगर यूज करोगे दूसरा इक्वेशन तो क्या है? मान लो कि वो h हाइट नीचे गिरा, h, तो h इज इक्वल टू क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि u तो ज़ीरो है, तो u ज़ीरो है तो h हाइट इज इक्वल टू u ज़ीरो, a के जगह पे माइनस जी, तो ये क्या आएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चा एक बात मुझे बताओ, ये जो आया रिलेशन कि h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पहले मुझे ये बताओ ये माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि हाइट यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है? नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड निगेटिव लिया। क्या टाइम के साथ बढ़ता जाएगा? हाँ। सवाल बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये एच कहाँ से है? ये बॉडी से है, बॉल से है, ऊपर से है कि ग्राउंड से है? यार हमने ये माना कि जब वक्त टी बीत चुका होगा तब ये एच नीचे गिर चुका होगा। मतलब ये जो एच है ना, ये एच है, ये फ्रॉम अपर पोजीशन ऑफ बॉल है, मतलब ये हाइट नीचे से नहीं है। ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं। अगर फ्रॉम ग्राउंड लोगे, कोई बोला कि बताओ ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है? ग्राउंड से ऊपर है h माइनस एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल H और यहाँ से यहाँ की दूरी स्मॉल h, तो कितना बचा हुआ डिस्टेंस h माइनस एच। याद रखो हर बार ये हमेशा ऊपर से आता है। कहाँ से होता है? स्मॉल h कहाँ से? ऊपर से। डिस्प्लेसमेंट शुरू वहाँ से हुआ। अगर आपने यूज़ किया थर्ड इक्वेशन तो क्या आएगा? फाइनल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या है? 2as। चंपकलाल वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर बट यू स्क्वायर इज जीरो, क्योंकि इनिशियल रफ्तार जीरो थी, ड्रॉप किया इसको। 2a इज व्हाट? माइनस जी, एंड s का वैल्यू बताओ मुझे। पॉजिटिव s क्या? h, तो h क्या? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। क्यों? क्योंकि रफ्तार निगेटिव नीचे आ रही है, और वैसे भी अगर पॉजिटिव रहेगा तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। मेरा सवाल तुमसे फिर से वही है कि बच्चा बताओ ये h क्या है? ये h ऊपर से है कि नीचे से है? हर बार अभी तक जो भी मैंने बोला वो h कहाँ से है? ऊपर से है, क्योंकि ये माना कि ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है। अगर नीचे से बोला जाए तो देखो मैंने लिखा है h माइनस एच। फाइन। अब ये तो किसी इंटरमीडिएट टाइम के बाद की बात कर रहा हूँ कि मैंने इससे ये आपको सिखाया है कि जो काइनेमैटिक्स के बेसिक तीनों इक्वेशन होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। नाउ पूरा ओवरऑल जर्नी देखते हैं। तो मुझे बताओ फॉर कंप्लीट जर्नी की अगर बात की जाए तो बॉडी कहाँ से कहाँ गिर रही है रे चंपक? यहाँ से यहाँ गिर रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ गिर रही है तो क्या डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन, अगर कोई मान लो कोई थर्ड इक्वेशन लिखना चाहता है कि बताओ फाइनल स्पीड कितना होगा, तो फॉर कंप्लीट जर्नी में यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 2gh, 2gh, h इज कैपिटल, मतलब ये क्या है? वी मैक्स। तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा जिससे नीचे गिरेगा? आंसर है अंडर रूट 2gh, वेर h इज कंप्लीट। मतलब ये मैक्सिमम जब ये धरती की ओर टकराएगी तो जिस रफ्तार से गिरेगी वो कितना होगा? अंडर रूट 2gh। कोई तकलीफ किसी को भी? आ रही बात समझ में? तो ये मैक्सिमम रफ्तार अंडर रूट 2gh से नीचे टकराएगी और ये इसका फाइनल वेलोसिटी होगा। मतलब देखो 2 तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, मतलब जितना ज़्यादा h बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट ऊपर, जितना ऊपर से गिरेगा नीचे उसकी रफ्तार उतना ही तेज होगी। सही बात है। अगर एक बॉडी, मुझे बताओ, अगर एक पत्थर को एक भाई साहब के सर पे गिराया जाए और एक बार यहाँ से गिराया जाए और दूसरे केस में यहाँ से गिराया जाए, तो भाई साहब को ज़्यादा मज़ा कब आएगा? जब उस पत्थर को ऊपर से गिराया जाएगा। मतलब जितना ऊपर से गिराया जाएगा तो भाई साहब उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम वेलोसिटी बॉटम पे उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात तो समझ में आया कि मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? 2gh। इनफैक्ट वहीं से आया है, वहाँ पे जो u स्क्वायर बाई 2gh था ना, यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2gh है, v स्क्वायर इक्वल 2gh है, वहीं से आया है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे से नीचे बढ़ा है वैसे इसका रफ्तार बढ़ते गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी किधर है? वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है। ये g क्या है? a है,
तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होता है, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो आप मुझे बताइए क्या होता है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, दोनों अगर पैरेलल है तो उसकी रफ्तार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा एक बात मुझे बताओ यार, एक चीज़ और क्लियर है, यहाँ से तो ये निकला कि अगर h हाइट से गिराया गया तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि उसकी मैक्सिमम रफ्तार धरती पे आने के बाद क्या होगी, ये होगी। अगर बोला जाए कि अगर उसको h रफ्तार से नीचे गिराया, तो बताओ भाई साहब, अगर h रफ्तार से नीचे गिरा है या h हाइट से नीचे गिरा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर से नीचे आने में उसको वक्त कितना लगा। मान लें कि यहाँ से आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t लगा, टोटल जर्नी के लिए टाइम। अच्छा एक बात बताओ जरा, सेकेंड इक्वेशन की तरफ देखो। सेकेंड इक्वेशन क्या है बालक, h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट है। अगर आपको h चाहिए ओवरऑल जर्नी शुरू से लेकर आखिरी तक, तो h के जगह पे क्या लिखूं मैं, बोलो माइनस h। क्यों, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिखूं, कैपिटल T। क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि बॉडी यहां से यहां आई है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t लगा है, मतलब पूरा गिरने तक टाइम। तो ये माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, देखो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, मतलब कितना वक्त लगेगा इसको गिरने में, इसका आंसर है अंडर रूट 2h बाई जी। समझ में आ रहा है कि तुम सन्नाटे में जा रहे हो, क्योंकि इसका जो थर्ड केस है ना वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता केस है। इसीलिए मैं पहले क्या कर रहा हूं, पहले काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कैसे करना है वो सिखा रहा हूं, उसके बाद दो फॉर्मूले जो जरूरी है वो फॉर्मूले बता रहा हूं। तो आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये दोनों फॉर्मूले कहाँ लगते हैं। बच्चे सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं और फिर दोनों का मिसमैच करते हैं, इसको उधर इसको इधर, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे हैं। चलो केस थर्ड, केस थर्ड में क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी फिर से नीचे ही करना है, मतलब उसका मोशन नीचे ही होगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको ड्रॉप नहीं किया है, इट इज थ्रोन। बच्चों ड्रॉप करने में और थ्रो करने में फर्क होता है, करेक्ट है, ये है ग्राउंड। अब इस केस में क्या किया, इस बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया नहीं गया है, फेंका है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिराना एंड फेंकना। गिराना, दिस इज गिराना एंड दिस इज फेंकना। आई बात समझ में। तो एक बात तो कंफर्म है कि अब इसके लिए फिर से वही राम कहानी करना है। तो करना क्या है, जहां जहां u हमने जीरो लिया वहां u जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले u जीरो था, अब u जीरो नहीं है। तो जल्दी फटाफट बोल क्या होगा पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन इज इक्वल टू v, करेक्ट है, इज इक्वल टू u इज माइनस u। क्यों भाई साहब, क्यों माइनस, क्यों माइनस, क्यों माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि उसको नीचे गिराया गया था। माइनस जी टी, मतलब जो फाइनल रफ्तार होगी वो होगी माइनस u प्लस जी टी। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बात करें, अगर वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी में माइनस लगेगा, लेकिन अगर स्पीड पूछा कि बताओ कितना टाइम t के बाद, मतलब यहाँ पे कहाँ पे, मान लिया कि टोटल हाइट इसका कैपिटल H था, टाइम t के बाद इस h हाइट नीचे गिरा। h हाइट वो नहीं है जहाँ से ग्राउंड से लिया है, नो, h हाइट वो है कितना ऊपर से नीचे गिरा। और मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है t सेकेंड, तो t सेकेंड के बाद स्पीड कितना हुआ, इसी बॉडी का स्पीड कितना हुआ, तो स्पीड होगा u प्लस जी टी, क्योंकि स्पीड तो कभी निगेटिव होता नहीं है। मतलब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड u प्लस समथिंग होता जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई तकलीफ, ठीक है। ये पहला। अगर बोले दूसरा इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी, बोलो u कितना, माइनस u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई बोला कि बोलो कितना हाइट गिरा, हाइट फॉलन फ्रॉम अबव, ये मैं हाइट फॉलन है ना ऊपर से, तो कितना आएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लो आपको ये बोला कि थर्ड इक्वेशन यूज करके बताओ कैसे यूज करोगे, तो वो देखो मैं जगह तो नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन कोई बोले कि बताओ थर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो वहाँ पे क्या था, वी स्क्वायर, यस वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर। देखो u पॉजिटिव रहे कि निगेटिव रहे उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, u स्क्वायर माइनस 2g, h भी निगेटिव h प्लस, समझ में क्यों प्लस, देखो इधर g निगेटिव h निगेटिव, g निगेटिव क्योंकि धरती माँ का प्यार नीचे,
और H नेगेटिव क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। H इज डिस्प्लेसमेंट, याद रखना हमेशा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो समझते हैं कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में S डिस्टेंस है। नहीं, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो V कितना आएगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। कोई तकलीफ किसी को भी? आ रही है बात समझ में? तो V इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये 3 बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं जो इस केस में, देखो कई बार ऐसा क्या होता है ना कि ये सब बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। तो अगर ये तीनों तुम्हें याद नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए कि हम काइनेमेटिक इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो और कुछ सवाल कराऊंगा तब तुम्हें और ज़्यादा सवाल और ज़्यादा आएगा समझ में। तो इतना पहले लिखो फिर सवाल करते हैं फास्ट। वेल बालक, एक बहुत ही सिंपल सवाल देखो। कंसीडर करो कि एक या ऐसे कंसीडर करो कि मान लो कि एक टैप है। डायग्राम कैसे बनाते रहे टैप का? ठीक है, ये टैप है और यहाँ से ना बूंद बूंद पानी गिर रहा है। ठीक है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। अब कहानी ऐसी है कि बताओ, और इसमें इशू ये है ना कि ये क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि जब पहला ड्रॉप गिरा तो उसके बाद दूसरे ड्रॉप गिरने में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। कुछ समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर मान लो कि अभी एक बूंद गिरी तो अगला बूंद जो है 1 सेकेंड के बाद गिरेगी। ये टाइम फिक्स्ड है। हाँ, तो एक बूंद मतलब अभी गिरी एक बूंद, तो अगला बूंद जो गिरेगी वो 1 सेकेंड के बाद गिरेगी और फिर उसका अगला जो बूंद गिरेगी वो उसके 1 सेकेंड के बाद गिरेगी। तो बताओ इन सब का रिलेटिव पोजीशन कहाँ कहाँ होगा? यहाँ से इस जगह से। चलो ये क्या है? मान लो कि ये फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ड्रॉप की हाइट ऊपर से मैं लिख रहा हूँ h1, सेकंड ड्रॉप की हाइट h2, थर्ड ड्रॉप की हाइट बोल रहे चंपक h3, और फोर्थ ड्रॉप की हाइट तो होगी ही नहीं क्योंकि बस फोर्थ गिरा है उस समय, है ना, बस जस्ट नल के बाहर आया है ऐसे। तो सवाल ये है कि बताओ जिस समय चौथा ड्रॉप जस्ट टैप से गिर रहा होगा उस समय ये सब कितनी दूरी पे होगा? एकदम आसान है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। पहला ड्रॉप ये फर्स्ट ड्रॉप, ये है सेकेंड ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप और ये फोर्थ ड्रॉप। जिस समय फोर्थ ड्रॉप गिरा होगा तो फोर्थ ड्रॉप के लिए टाइम तो मिला 0, तो हाइट कितना गिरा? 0, क्योंकि h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना। तो अब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन टाइम क्या है? 0, मतलब वो तो गिरा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन थर्ड वाला ड्रॉप, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो तीसरा ड्रॉप है बालक, तो फॉर थर्ड ड्रॉप को कितना वक्त मिला है गिरने के लिए? सोचो, जब चौथा ड्रॉप गिर रहा होगा तो तीसरा ड्रॉप को हवा में नीचे गिरने के लिए कितना टाइम मिला होगा? यार ऑब्वियसली 1 सेकेंड, क्योंकि एग्जैक्टली थर्ड के 1 सेकेंड बाद फोर्थ ड्रॉप गिरा होगा उस टैप से। इसका मतलब है इसको टाइम कितना मिला? थर्ड ड्रॉप कहाँ है रे भैया? ये ना h3 इज इक्वल टू क्या? हाफ जी क्या? टी स्क्वायर मतलब कितना? 1 स्क्वायर। ड्रॉप है हाँ 0, नल से बस गिर रहा है। हर केस में बारिश की बूंदें गिरी हैं, आई मीन नल की बूंदें गिरी हैं, ना कि नीचे गिराई गई हैं। तो ये कितना आएगा? g/2, g नियरली 10 ले लूँ तो नियरली क्या आ जाएगा? 5, मतलब वो 5 मीटर नीचे गिर गया होगा उस 1 सेकंड में। आ रही बात समझ में? किसी को तकलीफ है ना? हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना मिला बोलो? 1, तो g/2 5। अगेन, तो जिस समय चौथा ड्रॉप गिरा होगा उतने देर में आप मुझे बताइए साहब कि सेकेंड ड्रॉप को कितना वक्त मिला? ऑब्वियसली 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड, उसके 1 सेकेंड बाद पहले कौन गिरा होगा? तीसरा ड्रॉप, और उसके 1 सेकेंड पहले कौन सा गिरा होगा? दूसरा ड्रॉप, मतलब बेसिकली उसको मिला 2 सेकेंड। तो उसमें हाइट कितना कवर करेगा ऊपर से? हाफ जी टी स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो h2 इज इक्वल टू कितना? देखो 4 इंटू 2, ये वो बोल दूँ 20 मीटर। कैसे? देखो 4 इंटू 2 इंटू जी 10। अगर मैं बोलूँ कि बताओ पहला ड्रॉप कितना नीचे था, अरे भाई साहब तो पहले ड्रॉप को कितना टाइम लगा गिरने में? कितना टाइम मिला होगा गिरने में? 3 सेकेंड, है कि नहीं?
ये 3 सेकंड पहले गिरा होगा, ये 2 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले, और ये 0 सेकंड पे गिरा होगा। तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया नीचे, h1 इज हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना 9 है ना, t3 है, उसका स्क्वायर कितना आएगा 9, तो ये कितना आएगा देखो 9 इंटू जी 90/2 कितना 45। तो डिस्टेंसेस क्या क्या होंगे बोलो, 5, 20, 45। आ रही बात समझ में, किसी को तकलीफ कोई भी है तो बताओ भाई। तो H1 H2 H3 H1 H2 H3 का रेशियो क्या आएगा देखो 5, 20 एंड कितना 45, तो 1, 20, 4 और 45 कितना 9 न रे, ठीक है। तो ये हाइट का रेशियो कितना आएगा 1, 4 एंड 9, लिख डालो इसको।